बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है कॉलम्स लॉ। और पेपर में वो पूछ सकता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कॉलम्स लॉ, और ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। तो सबसे पहले हमारे पास लेट करें कि दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। Q1 जो है वो पॉजिटिव हमने लेट किया हुआ है और Q2 है नेगेटिव। ठीक है, जब दो चार्जेस अपोजिट साइन के हों, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो आपने याद रखना है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो देखें, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। सो Q1 को Q2 अपनी तरफ खींच रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, और Q2 को Q1 अपनी तरफ खींच रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद या इधर आके आपस में ज्वाइन कर जाएं। जब दो चार्जेस अपोजिट साइन के होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और देखें, ये Q1 है, Q2 है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने R से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डिस्टेंस R है। इसी तरह अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हों, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो तब क्या होगा? अगर देखें दोनों पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, जब दो सेम चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव थे, अपोजिट साइन के चार्जेस थे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे थे। जब सेम चार्जेस आ गए हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, आगे वो कहता है कि ईच चार्ज एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन एन अदर चार्ज। हर चार्ज दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स या तो अट्रैक्शन की फोर्स होती है या रिपल्शन की, यानी या तो वो अपनी तरफ उसे खींच रहा होता है या अपनी से दूर कर रहा होता है। इसी तरह आगे कहता है दिस फोर्स वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय चार्ल्स कूलम। और ये फोर्स, जिस फोर्स के ज़रिए दो चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो उनके दरमियान एक फ़ोर्स है। उस फोर्स को सबसे पहले जिसने ऑब्ज़र्व किया था, जिसने महसूस किया था, वो था चार्ल्स कूलम। इसी वजह से हम इसे कूलम लॉ कहते हैं। He state experimental force in mathematical form in 1784। और वो फोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान लग रही है, उनको आपस में मिला रही है या आपस से दूर कर रही है, वो फोर्स उसने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी थी 1784 में। अब हम पढ़ते हैं कि कूलम लॉ असल में है क्या, इसकी स्टेटमेंट क्या है, और मैथमेटिकल जो उसने प्रूव किया था वो हम देखते हैं। तो जो उसकी स्टेटमेंट है कूलम लॉ की, जिसकी बेस पर कूलम लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, कहता है कि ए फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक फोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके? टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, जो उनके दरमियान डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? हम इस स्टेटमेंट से इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें, वो पहले कहता है कि एक फोर्स जो है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। तो देखें, दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 एंड Q2, तो फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो चार्जेस हैं हमारे पास उनका डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ। अगर चार्जेस का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, या तो वो अट्रैक्ट कर रही होगी या रिपेल कर रही होगी। और दूसरा वो बात ये कह रहा है कि एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। और फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/, कोई भी टर्म जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही होती है उसका मतलब है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो।
तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इधर यही शो कर रही है कि जो इनका डिस्टेंस है अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स वीक होती जाएगी, अगर फोर्स ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें, क्योंकि दोनों में फोर्स सेम आ रही है, तो दोनों को कंबाइन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और ये प्रोपोर्शन ख़त्म करने की वजह से हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम K का नाम देते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये वो एक्सप्रेशन है जो चार्ल्स कूलम्ब ने 1784 में दिया था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, के इधर कांस्टेंट आ जाएगा इसकी वजह से। सो के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसमें के जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। आगे वो कहता है कि के डिपेंड किस चीज़ पे करता है। के डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। एक है कि नेचर ऑफ मीडियम पर जो दो चार्जेस के दरमियान मौजूद हो, और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। नेचर ऑफ मीडियम क्या है? दो चार्जेस के दरमियान कि अगर दो चार्जेस हैं हमारे पास, इधर यही एग्जांपल ले लें कि Q1 है और Q2 है, इनके दरमियान अगर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, यानी यहाँ वाटर है या एयर है या कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई मीडियम है, वो कहलाता है नेचर ऑफ मीडियम। अगर वो मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि उसमें नेचर ऑफ मीडियम नहीं है। तो के डिपेंड करता है उस नेचर ऑफ मीडियम पर जो इन दो के दरमियान मौजूद हो, और दूसरा उनके यूनिट्स पर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। तो देखते हैं अगर इन दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद है तो फोर्स क्या होगी। अगर इन दो चार्जेस के दरमियान मौजूद कोई मीडियम नहीं है तो फिर क्या फोर्स होगी। ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने निकाल लिया। तो पहले हम देखते हैं कि अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं, फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस और नो मीडियम, तो तब के की वैल्यू क्या होगी। सो फॉर फ्री स्पेस के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट कहलाता है फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका SI यूनिट है। अगर आप एप्सिलॉन नॉट की जगह आप ये वैल्यू पुट करें जो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, तो हमारे पास के की टोटल वैल्यू आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हमारे पास आई थी 4 F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो इस के की जगह ये हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के का यही वैल्यू है के की। सो हमारे पास F आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। कॉलम लॉ हमने प्रूव कर लिया। कॉलम लॉ क्या है। इसके बाद कॉलम लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में कॉलम लॉ को लिखने का क्या तरीका है। सो कॉलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। कॉलम फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है कि एक अगर पॉइंट दूसरे पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा पॉइंट भी पहले पॉइंट पर फोर्स लगाएगा। इधर हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो चार्जेस अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है तो दूसरा चार्ज भी पहले पर फोर्स लगाएगा। तो उसने लिखा हुआ कि इफ़ Q1 exerts a force on Q2, अगर Q1 Q2 पर एक फोर्स लगा रहा है, देन आल्सो Q2 exerts an equal and opposite force, तो वो क्वांटिटी में सेम होगी, तो उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी जो Q2 Q1 पर लगाएगा। तो इधर मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है।
देखें अगर Q1 है, Q2 पर फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 पर, तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में Q1 लगा रहा है तो इस Q2 आगे जाएगा, क्योंकि Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाई तो वो अपनी पोजीशन चेंज करके आगे मूव करेगा। तो जो फोर्स Q1 Q2 पर लगा रहा है हम उसे F21 का नाम देते हैं। जिस पर फोर्स लग रही है वो हम पहले लिखेंगे और जो फोर्स लगा रहा है वो हम बाद में लिखेंगे। याद रखने का एक ये भी तरीका है, जिस पर लग रही है वो पहले पॉइंट लिखेंगे, जो लगा रहा है वो बाद में। इसी तरह आप इधर देख लेंगे अगर Q2 Q1 पर लगा रहा है, Q2 Q1 पर लगा रहा है तो Q2 इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो Q1 इधर मूव करेगा। तो इसका मतलब है इधर फोर्स क्या होगी, F12, क्योंकि Q1 पर लग रही है 1 पहले और Q2 लगा रहा है 2 बाद में। ठीक है, इनके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस क्या था, पीछे हमने बात किया कि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या था, R, इन दोनों के दरमियान भी R। सो इनका यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21 और इसका यूनिट वेक्टर R12, सिमिलर टू द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है यूनिट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, Q1 Q2 पर लगा रहा है तो F21 की डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर होगा। इसी तरह अगर Q2 Q1 पर लगा रहा है इस डायरेक्शन में तो फोर्स F12 की डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर होगा R12। F21 है कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसी तरह F12 क्या है कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। यूनिट वेक्टर इधर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट वेक्टर की डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। देखें R21 क्या है, Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है और R12 डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। देखें Q2 से Q1 की तरफ आ रहा है R12 यूनिट वेक्टर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। तो F21 हमारे पास क्या आ जाएगा इन वेक्टर फॉर्म में। फोर्स का क्या फार्मूला हमारे पास आया था, कॉलम फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह लिखना है, आगे लिख देना है R, अगर 21 है तो 21 यूनिट वेक्टर। ये हमारी आ गई इन वेक्टर फॉर्म में फोर्स जो 2 पे लग रही है ड्यू टू 1 चार्ज की वजह से। इसी तरह 1/2 क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर सिमिलर फोर्स की तरह R12। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई इन वेक्टर फॉर्म में। अगर आप इन दोनों फिगर्स को देखें तो R21 जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और R12 यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि R21 इज इक्वल टू माइनस R12। नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। हम दो चार्जेस ले रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जब उन पर Q1 Q2 पर लगाता है और Q2 Q1 पर फोर्स लगाता है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, लेकिन इधर क्या है, मैग्नीट्यूड सेम रहती है। तो आगे हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं कि R21 इक्वल है माइनस R12 के, यानी कि R21 की जगह हम आगे लिखेंगे माइनस R12। तो आगे लिखते हैं कि तो हमारे पास F फोर्स ऑन 1 चार्ज ड्यू टू 2 हमारे पास क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो हमारे पास है R यूनिट वेक्टर, इधर क्या आएगा R12। एक इक्वेशन ये आ गई और दूसरी हमारे पास फोर्स थी जो लग रही थी ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, वो क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर 21 हमारा किसके इक्वल है, माइनस R12 के, माइनस R12 के। ठीक है, तो क्या ये देखें इधर भी R12 आ रहा है, इधर भी आ रहा है,
ये दोनों इक्वेशन सेम है। अगर इधर माइनस ना आता तो दोनों इक्वेशन सेम थी। तो माइनस की वजह से क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक कि कूलम्स लॉ इन दी अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इधर कूलम लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को होल्ड कर रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इधर ये दो फोर्सेस जो लग रही हैं Q1 पर Q2 की वजह से और Q2 पर Q1 की वजह से, वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ये माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन को, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि जब कोई मीडियम मौजूद ना हो उसको हमने वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया है, जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है। दूसरा ये है कि जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद है तो तब फोर्स पर क्या असर होगा जो उनके दरमियान अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है दो चार्जेस को। तो कहता है कि इफ़ इंसुलेटिंग मीडियम इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस, अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख दें। इंसुलेटिंग मीडियम का क्या मतलब है, जिसमें से करंट पास ना करे, जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से करंट ना गुजर सके, गिलास वगैरह। देन इट रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कम्पेयर टू द फ्री स्पेस। तो वो कहता है कि जो उनके दरमियान पहले फोर्स लग रही थी जब उनके दरमियान मीडियम नहीं था, तो उसकी निस्बत अब जो फोर्स लग रही है वो कम लगेगी, वो कम फोर्स उन दोनों के दरमियान, टू चार्जेस के दरमियान होगी एज कम्पेयर टू फ्री स्पेस। सो वो कितनी हद तक कम होगी, बाय फैक्टर ER। इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी से हम कहते हैं। उन दोनों के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं था, उसे हम F से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इधर अब जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम है तो उसे हम F प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। सो F प्राइम हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 और साथ ER, क्योंकि ER क्या है कि कोई मीडियम जो उनके दरमियान मौजूद है उसकी वैल्यू है ER। सो ER आगे वैसे ही Q1 Q2 ओवर R²। ये हमारे पास आ गई वो फोर्स जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद हो। तो इधर अगर आप देखेंगे 1/ER को हम अलहदा कर लें और 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R² को अलहदा लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप देखें ये टर्म जो है ये हमने पीछे निकाल चुके हैं जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं था फ्री स्पेस के लिए, तो ये हमारे पास आई थी F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R²। तो हम इसे F का नाम दे सकते हैं क्योंकि हमने पीछे इसे निकाला हुआ है। सो ये हमारे पास आ जाएगी F के इक्वल, जो फोर्स फ्री स्पेस की थी। तो इधर से हम ER यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ER उधर F प्राइम इधर आकर डिवाइड हो जाएगा F ओवर F प्राइम। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, रिलेटिव परमिटिविटी की। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को, कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन फ्री स्पेस आर नो मीडियम। जब दो चार्जेस के दरमियान फोर्स लग रही थी और उन चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं था, उसकी रेशो ये टू द, किसके लिहाज से, टू द फोर्स व्हेन मीडियम इज प्रेजेंट, जब मीडियम प्रेजेंट है। प्रेजेंट क्या मीडियम, ये मीडियम प्रेजेंट होगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest